हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। हम लोग 22 भाग ऑलरेडी याद कर चुके हैं कि किस भाग में क्या है। आज हम लोग भाग पहले के अंतर्गत, जिसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर के 4 तक, इसको पढ़ेंगे। और भारत अब संघ बन चुका है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन संविधान बनने की प्रक्रिया इससे पहले शुरू हो गई थी। यानी 9 दिसंबर 1946 से प्रक्रिया शुरू थी। जब भारत आज़ाद हुआ तब कुल 552 रियासतें थी और इनका एकीकरण करना बाकी था। इनमें से 549 का आसानी से हो गया और 3 जिनका आसानी से नहीं हो पाया, उसमें जूनागढ़ एक था, हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर भी था। ठीक है। अंततः इनका भी, जैसे जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, उसे ही भारत का हिस्सा मान लिया गया। इसके बाद हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई, वह भी भारत का हिस्सा हो गया। जम्मू कश्मीर भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और अंततः वह भी भारत का हिस्सा बन गया। इसके अलावा जब भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ, उस दौरान तक अभी कुछ ऐसे अधिशासी क्षेत्र थे जो आज़ाद नहीं हुए थे, जैसे पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन, दीव। ये आगे बाद तक आज़ाद होते रहे। अब चूंकि हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था स्थापित होने जा रही है जिसके अंतर्गत अब पूरे भारतीय भूभाग पर उसका संचालन होगा, तो इसको हम लोग समझने के लिए जो 4 अनुच्छेद है वो तो बड़ा आसान है कि पहले में क्या है। तो पहले में आप देख रहे हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसे कोई भी याद कर लेगा आसानी से, इसमें कोई भार नहीं है। दूसरे अनुच्छेद में क्या है, तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। फिर तीसरे में अगर हम बात करें तो नए राज्यों का निर्माण और उनके क्षेत्रों, सीमाओं, नामों आदि में परिवर्तन है। और चौथे में ये है कि अगर हम लोग पहली और चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करते हैं, उसमें किसी प्रकार का संशोधन चाहते हैं, अनुपूरक, अनुसांगिक और पारिमाणिक विषयों के संदर्भ में, तो संसद उस पर कानून बनाने में सक्षम होगी और यह कानून जो है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए जाएंगे। खत्म। लेकिन बात यहाँ पर ना रोकी जाए, इसको हम लोग समझ रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा इसके बैक मतलब जाना पड़ेगा और हम लोग को वहाँ से देखने की कोशिश करनी होगी कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे आई। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में वो प्रक्रिया नहीं चली कि प्राचीन काल से चलती हुई और उसमें परिवर्तन होता गया और अंततः हमारे यहाँ संविधान आ गया। ये ऐसे मामला नहीं रहा है। इसलिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आज आप उन सब बातों को समझें कि भारत में अगर एक संविधान आया तो उसकी जड़ें कहाँ थीं, कैसे थी और किस रूप में वो आया और कैसे परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित होता रहा। तो इन सब चीज़ों को समझना है, तो इसलिए हम लोग एक एक बात को समझेंगे। वरना इसमें जो अनुच्छेद है उसे याद करने में तो कोई भारी नहीं है, कोई भी याद कर सकता है आसानी से। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट पर ध्यान रखें। यहाँ लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया, जो राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। इसमें हम लोग चार बातें जो आपको दिखाई दे रही है, भारत लिखा हुआ, इंडिया लिखा हुआ, राज्य लिखा हुआ, संघ लिखा हुआ है। इन पर एक एक पर हम लोग बात करें। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भारत के 2 ही नाम है, वैसे तो कई नाम है। आर्यावर्त भी है, भारत खंडे भी है, भारतवर्ष भी है, हिंदुस्तान भी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के कितने नाम हैं, तो 2 ही नाम हैं। इस बात को लेकर के जैसे कुछ लोग, संविधान सभा के कुछ सदस्य चाहते थे कि हमारे देश का नाम जो है भारत रखा जाए और कुछ लोग चाहते थे कि इंडिया रखा जाए। खैर यद्यपि इसमें मतैक्य नहीं था, लेकिन इसका जल्दी ही समाधान हो गया क्योंकि दोनों बातें ही मान ली गई। भारत मानने के पीछे रीजन ये था कि यह हमारी प्राचीन परंपराओं का संरक्षण करता है और एक हमारी प्राचीन जो विरासत है उसका यह प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए भारत हो गया। इंडिया इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटेन का जब भारत गुलाम था तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते किए जाते हैं, चाहे भले UN का ही क्यों न हो, लेकिन उसमें भारत का नाम इंडिया लिखा जाता था। तो आधुनिक नाम इंडिया और प्राचीन नाम, तो इसलिए भारत पड़ गया और इंडिया पड़ गया। अन्य किसी नाम पर विचार किया गया लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ इसके राज्य। जब हम राज्य कहते हैं और इंडियन पॉलिटी में कोई भी नया व्यक्ति, खासतौर पर वो जो साइंस का स्टूडेंट हो, अगर वो आएगा तो यहाँ राज्य का अर्थ वो अपने हिसाब से लगाएगा और यहीं से समस्या शुरू हो जाएगी। हो सके पूरा पढ़ भी ले, अच्छे से समझ भी ले, प्रश्न का उत्तर भी सही करने लगे, लेकिन सही उसके मायने न समझ पाए। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। ये राज्य शब्द ये है क्या
और इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? देखिए, राज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो है मैकियावेली करता है 1532 में। अब इतिहास में हम लोग थोड़ा पीछे जा रहे हैं और उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा पेशेंस भी रखिएगा। तो मैकियावेली जो है अपने उसकी एक बुक है प्रिंस, उसमें उसने स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। और मैकियावेली द्वारा जो स्टेट शब्द प्रयोग किया गया था, यह लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होता था? लेवल, स्तर। तो एक डिफाइन रूप में अगर देखा जाए कि स्टेट शब्द का अर्थ क्या होगा, तो एक ऐसी संस्था जो बाकी अन्य संस्थाओं के मुकाबले क्या है? सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है। और राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, अगर इस पे हम विचार करें तो राज्य के कुल 4 तत्व माने गए हैं, जिसमें संप्रभुता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। संप्रभुता, और हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो संप्रभुता किसी भी राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। और 19वीं सदी तक आते आते लगभग संप्रभुता पर जो राजनीतिक विचारक हैं उनमें एक मत ऐक्य हो चुका था कि संप्रभु राष्ट्र वह होगा जो अपने आंतरिक और बाह्य नीतियों के निर्धारण में किसी अन्य देश के दबाव में आए बिना ही अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा। संप्रभुता। दूसरी बात इसमें थी सरकार। सरकार जो है क्या है? संप्रभुता एक संप्रभु राष्ट्र है, उसमें एक सरकार होगी जो उसका राजनीतिक रूप का प्रतिनिधित्व करेगी। और यह सरकार जो है राज्य के जो अमूर्त लक्ष्य हैं उसे प्राप्त करने में मदद करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जनसंख्या। किसी भी राज्य में जनसंख्या का होना जरूरी है। यद्यपि इस पर अगर हम प्राचीन काल से चलें तो थोड़ा सा अंतर आएगा। जैसे प्लेटो चाहता था कि किसी राज्य की जनसंख्या 5040 हो, यानी 5040 हो। अरस्तु चाहता था कि इसकी जनसंख्या जो है किसी राज्य की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसका यह भी मानना था कि अगर उत्पादन के जो साधन है अगर वो इतने शक्तिशाली हैं कि उस भूभाग पर रहने वाले लोगों का जीवन यापन भरण पोषण बड़े आसानी से कर सकें तो जनसंख्या अधिक भी हो सकती है। और अगर हम बिल्कुल आधुनिक काल में आए तो हिटलर की बात करें तो उसका मानना था कि जनसंख्या जितनी अधिक से अधिक हो उतनी अच्छी है। और इसीलिए उसने जो सर्वाधिक बच्चे पैदा करने वाली माएँ होती थी उनको वह हेरोइन मदर कहता था, यानी वीर माता। तो जनसंख्या को लेकर के कोई एक निश्चित राय नहीं है। प्राचीन काल में जनसंख्या कम हुआ करती थी तो उसके आधार पर लोग सोचते थे। और ये जो राज्य की अवधारणा है और जो आप देख रहे हैं यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं ये यूरोप के संदर्भ में बात हो रही है। अगर हम भारत के प्राचीन संदर्भ में अगर हम बात करें तो आचार्य चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। अर्थशास्त्र उनकी एक महत्वपूर्ण किताब है जिसके अंतर्गत जो है राज्य के साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। उसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें राजा है यानी स्वामी है, अमात्य है, मंत्री है, दुर्ग है, कोष है, जनपद है आदि। इस प्रकार 7 अंग बताए गए हैं, लेकिन उस राज्य का संबंध इस राज्य से नहीं है, यह ध्यान रहे। इसके जो प्रमुख अंग है वो संप्रभुता है, सरकार है, जनसंख्या है और चौथा जो इसका हिस्सा है उसे भूभाग कहा जाता है। यदि भूभाग को लेकर के भी राजनीतिक विचारकों में मत है कि नहीं था। 1817 तक आते आते क्लूवर जैसे राजनीतिक विचारकों का मानना था कि किसी भी राज्य का भूभाग अनिवार्य तत्व होगा और उसमें जो है पोखरे जो हैं, झील है, नदी है, तालाब है, आकाश है, समुद्र है, तो इस पर अधिकार होना चाहिए एक संप्रभु राष्ट्र का। इसलिए भूभाग को भी आवश्यक माना गया। और अब ये मान लिया गया है कि राज्य के प्रमुख 4 तत्व हैं। यद्यपि 5वें तत्व की भी चर्चा की गई है। विलोबी जो एक राजनीतिक विचारक है उसका मानना है कि आज्ञा पालन राज्य का जो है 5वां तत्व होना चाहिए। तो अब आपने ये देखा कि भारत रखने के पीछे रीजन क्या था, इंडिया रखने के पीछे रीजन क्या था। और अगर हम राज्य कह रहे हैं कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का एक संघ होगा तो इस राज्य का मतलब क्या है, मायने क्या है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अच्छा उसमें संप्रभु सरकार होगी, जनसंख्या होगी और उसका एक निश्चित भूभाग होगा। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत आज़ाद भी नहीं था और जब वह आज़ाद हुआ तो उसके भूखंड का भी निर्धारण हुआ, क्योंकि भारतीय भूखंड जब ब्रिटेन के गुलाम था
तो उस दौरान एक था उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा नहीं था, और साथ ही भारत के साथ। तो अब इनके भूखंड का भी निर्धारण होना तय था। तो इस प्रकार जो ये राज्य वाली बात आ रही है, यह यूरोपीय कंट्री से होकर आ रही है। ये मध्यकाल की बात है। अगर मध्यकाल से पहले अगर हम थोड़ा सा जाएं, तो रोमन साम्राज्य में जो नगर राज्य की बात आएगी, उसके लिए वो सिविलितास शब्द का प्रयोग करते थे। और अगर उससे पहले यूनान में जाएं, तो वहाँ पर वो पोलिस शब्द का इस्तेमाल करते थे। नगर राज्य की अवधारणा थी, लेकिन उसका संबंध इस राज्य की अवधारणा से बिल्कुल नहीं है। और यहाँ से परिस्थितियाँ ऐसे बदलती हैं राज्य के संदर्भ में कि उसे जानना किसी के लिए भी जरूरी होना चाहिए। जैसे अगर हम ये बात करें कि पूरे विश्व में जो परिवर्तन का दौर चला, तो उस परिवर्तन की एक ब्लूप्रिंट, एक सामान्य समझ जो बड़े सरल शब्दों में हो, वो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग उस पर एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, मध्ययुगीन व्यवस्था है 1532। 1600 के दौर में जो है यूरोप में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, और इस दौरान में राज्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। पहला शासक, पहले भी चर्चा आपसे किया गया कि मैकियावेली था, जो ये चाहता था कि राज्य क्या हो, न तो पोप के अधीन हो, न तो धर्म के अधीन हो। क्यों? क्योंकि ये वो दौर था जिस दौर में राज्य के ऊपर पोप का यानी धर्म का और स्वेच्छाचारी शासक का नियंत्रण हो गया था। और अगर हम थोड़े पूरे विश्व के जो इस समय वैश्वीकरण का दौर है, तो ये दौर अचानक से तो आया नहीं। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और वर्तमान में किसी सदी चल रही, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तब जाकर के आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, वैश्विक हो चुकी है। लेकिन इसकी प्रक्रिया कैसे चलना शुरू हुई? तो पूरी दुनिया में लगभग विकास की प्रक्रिया एक जैसे चली। कब तक? मध्यकाल तक। मध्यकाल के बाद ये परिवर्तन का जो दौर शुरू होता है, उसमें जो परिवर्तन जिस खंड में, जिस महाद्वीप में होता है, वो काफ़ी हद तक आगे निकल करके आगे की प्रक्रियाओं में अपने आप को शामिल करते हैं। तो अगर हम एक संक्षिप्त यात्रा पर निकलें प्राचीन काल से, तो प्राचीन काल में आप देखेंगे कमोबेश स्थिति क्या होती थी। स्वामी होते थे और दास होते थे, ये स्थिति थी भारत में भी, भारत के बाहर भी। तो जहाँ दास नहीं होते थे वहाँ दास बनाए जाते थे, और दास स्वामी की क्या होती थी? संपत्ति होती थी। यह स्वामी दासों को खरीद सकता था, बेच सकता था, इन पर इनका पूर्ण अधिकार था। स्वामी के पास अधिकार ही अधिकार थे, और दास के पास क्या था? कर्तव्य ही कर्तव्य था। तो ये एक दौर लगभग पूरी दुनिया में चला, और इस दौरान जो शासन प्रणालियां थी, उस शासन प्रणालियों का कमोबेश रूप क्या रहा? धर्मतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र या तानाशाही, सर्वाधिकारवादी शासन का यही स्वरूप रहा। और इस प्रकार पूरा प्राचीन काल लगभग इसमें निकला। इसके बाद जब हम मध्यकाल में आते हैं, तो प्राचीन काल को अगर हम लोग 500 AD तक माने, क्योंकि बहुत पहले जाने की जरूरत तो है नहीं, अब से 4000 साल पहले से जो इतिहास हमको पता है उसके आधार पर हम लोग बात करें, तो ये हुआ कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, उससे पहले जाने की तो कोई बात ही नहीं। तो वहां से लेकर के 500 AD तक लगभग दुनिया में हर जगह पैरेलल अगर देखा जाए तो यही स्थिति थी, स्वामी और दास वाली। इसके बाद जो व्यवस्था आती है उसमें स्वामी कन्वर्ट हो जाता है जमींदार में, और दास कन्वर्ट हो जाता है किसान में। और ये ऐसा क्यों हुआ? ये मध्यकाल में ये प्रक्रिया दिखाई देती है। मध्यकाल में ऐसा इसलिए हुआ कि अब उत्पादन के साधन बदल रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में जो परिवर्तन है वो तो एक नियम की तरह ही चलता है, तो परिवर्तन तो होता ही रहेगा। उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण होता है, उसी के आधार पर तय होता है कि विकास प्रक्रिया कैसी होगी और किस दिशा में होगी और किस किस के हित में होगी। तो जब प्राचीन काल में था, तो जो भी उत्पादन का साधन था उस पर स्वामी वर्ग का नियंत्रण था, और इसका नियंत्रण नहीं था। इसके बाद जब मध्यकाल में हम पहुंचते हैं, तो इस दौरान थोड़ा सा आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए। 1 AD का समय है, ईसाई धर्म भी आ गया। 622 में आकर के मुस्लिम धर्म भी आ गया। उसके पहले यहूदी धर्म था ही। तो इस प्रकार जो विश्व के प्रमुख धर्म हैं उनका उदय हो चुका था। और भारत के संदर्भ में हम बात करें तो सनातन धर्म सबसे पहले था ही, जैन धर्म आ ही चुका था, बौद्ध धर्म आ ही चुका था, और पूरी दुनिया में लगभग धर्म का बोल बाला था।
और यही कारण है कि लगभग 400-500 एडी से लेकर के 1500 के आसपास, 1500 एडी तक ये विज्ञान के लिए अंधकार का युग माना जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म का जब इतना अधिक बोलबाला है तो उसमें विज्ञान के लिए गुंजाइश बहुत कम है कि विज्ञान अपने प्रभाव को दिखा सके या उस क्लैरिफिकेशन को दे सके जिसको आधुनिक समाज को जरूरत होती है। तो इस प्रकार मध्यकाल में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है और ये स्वामी वर्ग जो है जमींदार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और दास, चूंकि दास जो बंधक बना के रखे जाते थे, इनको अब छोड़ने की जरूरत थी क्योंकि अभी खेतों में जाएं, काम करें, स्थायी जीवन काफी हद तक जो है निर्धारित हो चुका था। तो अब दासों को कुछ हद तक आजाद करना, मुक्त करना अनिवार्य हो गया था। तो अब समाज में दो वर्ग दिखाई दे रहे हैं, एक जमींदार और दूसरा किसान। किसान कहाँ से आया? दास से। जमींदार कहाँ से आया? स्वामी से। लेकिन जब 15वीं सदी में मैकियावेली जैसे लोग राज्य की अवधारणा पर बल देते हैं और ये कहते हैं कि राजा को और धर्म को राज्य से अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य पर जो है पोप का नियंत्रण था और राजा स्वेच्छाचारी शासक था। यह लगभग पूरे यूरोप में ऐसी ही स्थितियां बन चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में राज्य को शक्तिशाली बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है? जमींदार अपनी स्थिति से, या इनको सामंत आप कह सकते हैं, ये अपनी स्थिति से अपने आप को खुद ही बेदखल तो करेंगे नहीं। लेकिन जब विज्ञान के आविष्कार होना शुरू हुए तो सबसे प्रमुख बात यह थी कि जो ईसाई धर्म की मूल मान्यता है कि पृथ्वी क्या है, पूरे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है। क्योंकि धर्म की बात ऐसी होती है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसे 100% वो सत्य ही मानता है, उसे वो गलत मान नहीं सकता। और यूरोप में ये वो दौर है, ये वो समय है जो पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है। रेनेसां की शुरुआत होती है, ईसाई धर्म के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि ईसाई धर्म में दो प्रकार के लोग हैं, एक कैथोलिक हैं, एक प्रोटेस्टेंट हैं। जो कैथोलिक हैं वो ईसाई धर्म की मूल मान्यताओं को मानने वाले हैं। प्रोटेस्टेंट उसमें थोड़ा परिवर्तन और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख करके सुधार की गुंजाइश को भी रखते हैं। तो इस वजह से इनके बीच टकराव, लेकिन धर्म का ही बोलबाला और निरंकुश शासन। जो संत ग्रेगोरी महान था, यूरोप का एक पोप था, अंतिम पोप था ये। इसने कहा था कि ईश्वर ने दो तलवार दी है, एक पोप को दी है और एक राजा को दी है। पहली तलवार जो है पोप को दिया गया, यानी धार्मिक क्षेत्र में सर्वोच्चता स्थापित हुई इस वजह से, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा किया है। और दूसरा तलवार जो है राजा को मिला हुआ है। इसका मतलब यह होगा कि राजा भी धर्म के क्या होगा? अधीन होगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अभिशप्त होगा सिर्फ अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए ही। लेकिन जब वैज्ञानिक क्रांति के दौरान बहुत सारी मान्यताएं खंडित हुई और संक्रमण के दौर में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन देखा गया, कार्ला ब्रूनो जैसे लोगों को धर्म के विरोध करने की वजह में जिंदा जलाया गया। और यही कारण था कि गैलीलियो गैलीली, जिसने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, जीवन के अपने अंतिम समय में बताता है कि चाहे कुछ भी हो, घूमती तो पृथ्वी ही है। और ऐसा करने के बाद उसके ऊपर बहुत ही ट्रायल हुआ। तो ये वो दौर चल रहा था, इसमें राज्य को शक्तिशाली बनाया जाना जरूरी लग रहा था। और चूंकि उत्पादन के साधन का बदलना तय हो गया था, क्योंकि विज्ञान की वजह से बहुत सारे, जैसे स्टीम भाप के इंजन तैयार हो गए थे, वायुयान आ चुकी थी, ठीक है, और जो भी कताई बुनाई के आविष्कार थे ये भी हो चुके थे। मतलब ये हुआ कि कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उसके ऊपर की प्रक्रिया जिसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, उसमें परिवर्तन होना शुरू हुआ। और यही कारण था कि उत्पादन के साधन बदलने लगे। उत्पादन साधन बदलने की वजह से अब क्या हुआ? ये मध्यकाल में अब चूंकि जो जमींदार है या सामंत है उसके पास विशेष अधिकार है, इस विशेष अधिकार की समाप्ति होनी पड़ेगी, नहीं होगी तो इसकी स्थिति में सुधार नहीं आएगा, ये तो तय है। और यही कारण था कि जो उस समय का मध्यम वर्ग था, जिसको बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता है, और इस बुर्जुआ को पूंजीपति से भी जोड़ा जाता है, इसने मध्ययुगीन व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। और इस संघर्ष में मैकियावेली जैसे विचारक भी आए जो 1532 से एक मजबूत राज्य की परिकल्पना करके आ रहे हैं। 1576 में बोधा जैसे लोगों ने संप्रभुता शब्द की अवधारणा रखी। और संप्रभुता में आपसे पहले भी चर्चा किया जा चुका है कि वो संपन्न, मतलब वो आंतरिक और बाह्य नीतियों में क्या होगा? स्वतंत्र होगा, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होगा। ये प्रक्रियाएं चल रही है। और इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है वह है 1688
ब्रिटेन में जो गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और यह रिवोल्यूशन ऐसा था कि उस दौरान जो धार्मिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, दोनों और स्वेच्छाचारी शासक के विरुद्ध एक साथ सामने। चूंकि गौरवपूर्ण क्रांति इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शासक बदल गया, शासन प्रणाली बदल गई, लेकिन कहीं भी खून का एक कतरा नहीं था। इसके बारे में संक्षेप में आप समझ लीजिए, कहानी बहुत लंबी है लेकिन संक्षेप में बात जरूर की जाएगी। 1688 का जो गौरवपूर्ण क्रांति था, उस समय ब्रिटेन का राजा जेम्स द्वितीय था, उसकी पत्नी का नाम एनी था। जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म का समर्थक था और वह चाहता था कि राज्य के जो प्रमुख अंग हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके प्रमुख पदों पर केवल कैथोलिक ही जाए। और वह जो प्रोटेस्टेंट थे उनके विरोध में नीतियां प्रतिपादित करने लगा। और ये वही दौर है जब लुई 14वां फ्रांस का राजा था और उसका कहना था कि मैं ही राज्य हूं, मतलब निरंकुशता का चरम माना गया उसको। उसका कुछ भी कहना क्या है, राज्य है, आदेश है, कानून है, उसे हर हाल में मानना ही पड़ेगा। और यही कारण था कि जेम्स द्वितीय और लुई 14वां इनमें दोस्ती हुई और लुई 14वां से ये समर्थन ले रहे थे कि हम अपने यहाँ कैथोलिक धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं, ठीक है, और किस प्रकार हम निरंकुश होकर के निरंकुश रूप में शासन कर पाए। क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही थी, ब्रिटेन की जनता इससे आहत थी, परेशान थी, विरोध करना चाहती थी, लेकिन उनको यकीन यही था कि चलो कोई बात नहीं, जेम्स द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, तो उनको यकीन था कि चलो इसका कोई पुत्र नहीं है, ये मर जाएगा तो इस तरह का शासन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जेम्स द्वितीय के दूसरी पत्नी से लड़का पैदा हो गया। अक्सर क्या होता है कि जब कहीं लड़का पैदा हो जाता है तो लोगों को बड़ा खुशी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जेम्स द्वितीय का पुत्र होना पूरे ब्रिटेन वासियों को क्या कर दिया, निराशा के गर्त में ढकेल दिया कि अब अगर ये जेम्स द्वितीय नहीं हटता है तो परंपरागत तरीके से अब इसका पुत्र शासन करेगा और वह भी ऐसे ही करेगा। और क्रांति तेज हो गई। और यही कारण है कि जेम्स द्वितीय ने जब ये आदेश दिया सेना के लोगों को, इनको प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो सेना ने गिरफ्तार करने से मना कर दिया, उसे गद्दी से आराम से हटाया गया और उसकी जगह पर विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय जो उसकी रानी थी, इनको गद्दी पर बिठाया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई, निरंकुश शासन का अंत हुआ और धार्मिक जो बाध्यताएं जनता के ऊपर थोपी जा रही थी उससे मुक्ति मिली और फिर लोग विकास की ओर अग्रसर हुए। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था रॉबर्ट वालपोल, वो खुद भी एक बहुत प्रमुख अर्थशास्त्री था और यही कारण था कि यहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है वह राज्य को मजबूत करना चाहते हैं। और राज्य को मजबूत इसलिए करना चाहते हैं कि जो अब चूंकि राज्य मजबूत होगा तो जो कानून बनाए जाएंगे वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होंगे, न कि किसी को विशेष अधिकार मिलेगा। और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो उत्पादन के साधन बदल ही गए थे। अब जो है आधुनिक व्यवस्था जब आती है, इस आधुनिक व्यवस्था में देखिए परिवर्तन हो रहा है। अब आप आसानी से पूरे इतिहास को सिर्फ भारत के नहीं पूरे दुनिया के संदर्भ में देख सकते हैं। आधुनिक व्यवस्था जब आई तो देखिए स्वामी कन्वर्ट हो रहा है मध्यकाल में जमींदार में, सामंतों में। अब ये जमींदार कन्वर्ट होगा किसमें, पूंजीपति में। क्योंकि अगर उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होना शुरू हुआ है तो सबसे पहले उसका लाभ अगर स्वामी है तो स्वामी लेगा। हाँ, उसका रूप बदल सकता है, वो जमींदार में कन्वर्ट हो गया। अगर वो जमींदार है और व्यवस्था में बदलाव हो रहा है तो वही उसका लाभ लेगा। तो कमोवेश जो जमींदार थे अंततः वही पूंजीपति बने। लेकिन यहाँ जो किसान था इस वर्ग में, क्योंकि ये शोषक वर्ग में आते हैं, क्योंकि इनके पास अधिकार है, विशेष अधिकार है, सब कुछ है, ये नहीं चाहेंगे कि कभी व्यवस्था बदले। और ये चाहेंगे जो इस साइड में, वो हमेशा चाहेंगे कि व्यवस्था बदले, क्योंकि दास कभी दास नहीं रहना चाहेगा, किसान कभी किसान नहीं रहना चाहेगा। तो इसी क्रम में उसके अधिकार देखिए बढ़ते जा रहे हैं। जब वो प्राचीन काल में था तो दास था, बिल्कुल ये अधिकार नहीं थे, लेकिन जब वो मध्यकाल में आया तो अब वह किसान हो गया। किसानों के साथ क्या है कि उनकी एक जमीन निश्चित होगी और जिस पर जमींदार या सामंतों की कृपा हो जाएगी उनके पास अनिवार्य तौर पर जमीन होगी। तो इससे क्या हुआ कि अभी दास की तरफ एक रोटी के लिए तरस नहीं रहा है, अगले के मर्जी पर निर्भर नहीं। जैसे यहाँ पर दास मर्जी पर निर्भर है कि अगर ये इसे रोटी देगा तो इसे मिलेगा, लेकिन किसान के लिए ऐसा नहीं है। इसके अधिकार अब बढ़ गए, अपने खेतों में खुद ही फसल उगाता है और अपनी मर्जी से कम ये रोटी तो खा ही सकता है। लेकिन जब आधुनिक काल की व्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, जो कि ब्रिटेन में 1760 में शुरू हुई, 1830 में संपन्न हो गई। और यही कारण था कि ब्रिटेन दुनिया में सबसे पहले
ग्रोथ किया, विकास हुआ, उसका हर क्षेत्र में हुआ, हर क्षेत्र में जाकर के अपने सामान को बेचा। तो ऐसी कंडीशन में आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो ये जमींदार जो है ये पूंजीपति वर्ग में कन्वर्ट हो गया। और जो ये किसान है, किसान रहा, लेकिन किसानों में जो केवल किसानी नहीं कर सकता, उसके पास कुछ और टैलेंट है, तो वो क्या हुआ, मजदूर बन गया। तो यहाँ पर आज के दौर जहाँ पर हम लोग जी रहे हैं, इसमें पूंजीपति है, किसान है और मजदूर है। हाँ, हमेशा ये वाला जो शोषित वर्ग है इसके अधिकार में बढ़ोतरी हुई है। प्राचीन के बाद आप किसान देखिए, मध्यकाल में देखिए, फिर आधुनिक काल में देखिए, और यहाँ पर ये जो मजदूर है, इस मजदूर का लिविंग स्टैंडर्ड किसानों से बेहतर है। लेकिन इसकी समस्या क्या है, अगर कभी महामारी आ गई या पूंजीपति की कंपनी जो है वो घाटे में चल रही है, तो सीधे बैकफुट पर आ जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। ताजा उदाहरण ये कि कोरोना काल में क्या हुआ, चाहे लोग लाखों के पैकेज पे थे, इंडिया में थे, इंडिया के बाहर थे, उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन एक किसान जिसके पास खुद की जमीन थी, उसे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई और उसे एक दाने दाने के लिए, रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ा। तो ये एक इनका अधिकार है। तो आज हम जिस दौर में हैं उसमें एक साइड में पूंजीपति है, एक साइड में किसान है और मजदूर है। अगर आप अपने से सोच लेते हैं कि नहीं हम तो किसान वाली श्रेणी में हैं, मजदूर वाली श्रेणी में हैं, मन कर रहा है आपका सोचने का, और या कुछ लोग सोचते हैं कि पूंजीपति वर्ग में है, तो ये उनकी मानसिकता हो सकती है। लेकिन वास्तविकता के पैमाने पर आप देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, और जहां पर आप खड़े होंगे विरोध होके ही रहेगा, ये तो तय है। क्यों? क्योंकि स्वामी क्या है, अपने किसी भी अधिकार को छोड़ना नहीं चाहेगा। यहाँ जमींदार है, ये क्यों छोड़ना चाहेगा? तो मजदूरी जैसे मजबूरी हुई, जैसे भारत जब आजाद हुआ तो बहुत सारे लोगों के पास जमीन थी ही नहीं, और 550 लोगों के पास इंडिया का पूरा 40% हिस्सा मौजूद था। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्यों के प्रावधानों के अंतर्गत एक संप्रभु राष्ट्र द्वारा जो है उन लोगों को भी जमीन आवंटित की गई जो भूमिहीन थे, तो अधिकार तो उनको बढ़े ना। अब वो भोजन के लिए जो इंसान गलती करता है, पेट के खातिर जो गलतियां कर सकता है या उससे करवाया जा सकता है, उससे तो वंचित हो गया कम से कम, यहाँ तक तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो आज हम जिस दौर में हैं उसमें पूंजीपति है, किसान है और मजदूर है। अब इसमें संसद में जो भी जाएगा वो कानून बनाएगा, तो वो पूंजीपति के लिए भी बनाएगा और मजदूर और किसान के लिए भी बनाएगा। अब बात यह है कि जब संसद में कोई भी प्रतिनिधि चुनकर पहुंच जाता है, उसकी सरकार वहां पर होती है, तो वो 5 साल तक जनता के डायरेक्ट संपर्क में तो होता नहीं है। अब वो जिसके संपर्क में होता है वो होता है पूंजीपति, क्योंकि दो ही लोगों की बात सुननी होती है सरकार को, एक जनता किसान और एक पूंजीपति। तो जब भी बजट पेश होगा या कोई भी नीतियां निर्माण की जाएंगी तो उनमें पूंजीपतियों का सहयोग लिया जाता है, उनकी राय मांगी जाती है, जनता से भी मांगी जाती है। तो ये प्रक्रिया है। तो आज हम यहाँ हैं, अब उत्पादन के साथ में बदलाव हो रहा है। आगे ये कहाँ और किस रूप में जाएंगे, पूंजीपति किस में कन्वर्ट होगा, इसका स्वरूप बदलेगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, और ये किसान और मजदूर इनकी परिस्थिति में बदलाव होगा, तो ये कहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। राज्य का जो कॉन्सेप्ट था जिसको आपने देखा मैकियावेली के थ्रू, यहाँ से स्टेट शब्द की अवधारणा, फिर इसके बाद एक ऐतिहासिक व्याख्या जो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में आती है, और ये व्यवस्था चलनी शुरू हो जाती है। और तब हम लोग आते हैं संघ पर। संघ में देखिए यहाँ पर कई बार बातें हो चुकी है, यूनियन शब्द लिखा हुआ है और यहाँ यूनियन फेडरेशन नहीं लिखा हुआ है। दरअसल जो पहला संविधान है दुनिया का, यूएसए का, उसके यहाँ फेडरेशन है। तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो 13 राज्य हैं वो आपस में संधि और समझौते करके यूएसए का निर्माण किए थे, इस वजह से। लेकिन भारत में क्या है, भारत में संघ होने का अर्थ है कि वह सहमति का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ जो है राज्यों के सहमति का परिणाम नहीं है, और यही कारण है कि राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पर संघ का यह अर्थ हुआ। अब हम लोग दूसरे अनुच्छेद पर चले। तो अनुच्छेद नंबर 2 जिसमें यह कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो आपको पता है एकीकरण की प्रक्रिया बाकी है, बहुत से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र वो भारत में अभी सम्मिलित नहीं हुए हैं, उनको भी सम्मिलित करना है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, और भारत एक साथ एक झटके में आजाद हुआ भी नहीं है। तो आर्टिकल 2 में जो प्रावधान किया गया वो ये कहा गया कि नए राज्यों का प्रवेश मतलब एडमिशन, या
नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट। तो ये दूसरा अनुच्छेद, और ये काम किसके पास का होगा? ये काम संसद का होगा, ये काम संसद करेगी। ये नए राज्यों में कौन से राज्य? वही राज्य हैं जो अभी तक आजाद नहीं हुए हैं, जैसे दादरा नगर हवेली, गोवा, पुडुचेरी, दमन दीव, सिक्किम भी बाद में आया वह भी। तो ये वो राज्य हैं, नए राज्य, जिनके प्रवेश और स्थापना और इसके संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे होगा? संसद को ही होगा। ठीक है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन आदि भी करने का अधिकार किसको होगा? यह भी संसद को ही होगा। अब इन दोनों का थोड़ा अंतर हम समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर नए राज्यों का प्रवेश मतलब जो भारत में भी शामिल नहीं है, भविष्य में वो शामिल होने की जो संभावना रखते हैं, अगर वह भी शामिल होंगे तो आर्टिकल 2 के तहत होंगे। लेकिन आर्टिकल 3 के तहत क्या होगा? जो भारत में राज्य शामिल हो चुके हैं उनके अगर नाम में परिवर्तन करना हो, उनके क्षेत्र में, उनके सीमा में आदमी परिवर्तन करना हो, तो आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा और यह भी काम संसद ही करेगी। तो जैसे इसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले पांडिचेरी, जो उसमें भारत का हिस्सा नहीं था, दादरा और नगर हवेली, और फिर अंततः गोवा, दमन और दीव, यह भी इसमें शामिल होते हैं। तो आर्टिकल 2 के तहत तो शामिल होते हैं। 3 के तहत क्या होता है कि किसी राज्य के नामों में परिवर्तन, जैसे पहला जो राज्य परिवर्तित हुआ 1985 में, वह संयुक्त प्रांत था जिसका नाम हुआ उत्तर प्रदेश। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 69 में मद्रास का तमिलनाडु हुआ, 1973 में मैसूर जो है कर्नाटक बना, 1992 में दिल्ली एनसीआर बने। ठीक है। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2006 में उत्तरांचल उत्तराखंड बना, पांडिचेरी पुदुचेरी 2006 में बना, और इसी प्रकार तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश, और लेटेस्ट जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 संघ शासित प्रदेश बने। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं। और ये प्रक्रिया कुल 4 नहीं 5 तरीके से हो सकती है। जैसे किसी बड़े राज्यों को काट करके, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा करके, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा करके, किसी राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करके, किसी राज्य के क्षेत्र के सीमाओं में परिवर्तन करके। तो ये वो 5 तरीके जिसके आधार पर नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 में ये कहा गया कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची से संबंधित जो संशोधन है, अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों से संबंधित जो संशोधन है, अगर उसमें करना हो तो संसद करेगी। और अनुच्छेद 2 और 3 को आधार बना के, क्यों? क्योंकि कोई भी अगर नया भूखंड आएगा, जैसे मान लीजिए इसमें अभी नेफा नहीं है, पीओके नहीं है, कल को पीओके को शामिल होना होगा तो इसके तहत आ जाएगा, नेफा को शामिल होना होगा तो भी इसके तहत शामिल हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहली अनुसूची मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, और चौथी अनुसूची का मतलब यह है कि संघ और राज्य क्षेत्र जो भी होगा उसका राज्यसभा में कुछ प्रतिनिधित्व होगा, कुछ उसकी परिस्थिति होगी। तो अगर इनके संदर्भ में किसी प्रकार का संशोधन किया जा रहा है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में, तो वह अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत ही होंगी। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान करना हो तो अंततः किस अनुसूची में संशोधन करना ही पड़ेगा? तो अनुसूची 1 में और 4 में। और ये जो होगा ये अनुच्छेद 2 और 3 को ध्यान में रख करके संसद बनाएगी। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 को हम लोग सन बोलते हैं, सूरज बोलते हैं। भारत एक ही है, इंडिया एक ही है, आराम से इसको आप याद रख सकते हैं। दूसरे तथ्य क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। कोई भी अगर नया राज्य होगा, और राज्य अब यहाँ कहने का मतलब वैसे ही आप समझ लीजिए जैसे राज्य की परिभाषा और कॉन्सेप्ट में बताया गया कि उसमें संप्रभुता होगी, सरकार होगी, जनसंख्या होगी, विभाग होगी, इस तरह की चीजें उसमें होंगी। तो अगर उनकी स्थापना करें तो अनुच्छेद 2, तो 2 का सू का मतलब होता है जूता। तो नए राज्य जो भारत का भी हिस्सा नहीं, जैसे पीओके है, नेफा है, या मान लीजिए पूरा पूरा पाकिस्तानी है, तो ये भारत का हिस्सा तो बना नहीं है। तो अगर उसे बनाना होगा तो अपने आप तो बनेगा नहीं। तो सू मतलब क्या है? जूता। अब आप रिलेट कर सकते हैं कैसे? प्रेम से न बनेगा तो सू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और अगर तीसरे को हम याद रखना चाहें तो तीसरा अगर ये क्लियर कट याद होगा कि नए राज्यों के संदर्भ में है, जो भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है, उनके संदर्भ में, और यह जो भारत में राज्य है उनके संदर्भ में है, और उनके क्षेत्र नाम सीमा आदि प्रदान करना है। तो 3 यहाँ इसमें 3 बातें हैं भी।
जैसे यहाँ नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है तो वहाँ नए राज्यों का निर्माण है। इसके बाद क्षेत्र, सीमा और नाम, ये तीन बातें हैं ना उसके, क्षेत्र, सीमा और नाम। इनमें तो ये तीन बातें ये तीसरे अनुच्छेद में होगी, दो बातें दूसरे अनुच्छेद में होगी, जैसे नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है एक बात, दो बात। तीसरे संदर्भ में नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्र, सीमा, इसमें तो इस तरह से तीसरे को आप याद रख सकते हैं। चौथे को ऐसे याद रख सकते हैं कि दूसरे और तीसरे में किसी प्रकार के कोई भी परिवर्तन करना हो तो आपको पहली और चौथी अनुसूची को अनिवार्य रूप से संशोधित करना ही पड़ेगा। वर्तमान में आप जानते हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब हम लोग अगले चैप्टर भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें नागरिकता के बारे में प्रावधान है, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि नागरिकता की जो अवधारणा है वो उसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हम लोग आज भारत के नागरिक बने। तो ठीक है, धन्यवाद।